दी लल्लन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 86,961 नए मामले सामने आए। 1,130 मरीजों की मौत हुई। 93,356 मरीज ठीक हुए। इन्हें मिलाकर भारत में कुल मामले हो गए 54,87,580। कुल मौतें 87,882 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 43,96,399। अगर आप संक्रमण के आंकड़ों पर रोज ध्यान देते हैं तो आपको 20 सितंबर का नए मामलों वाला आंकड़ा मतलब 86,961 कुछ कम लग रहा होगा, क्योंकि इन दिनों भारत में रोजाना 90 से 95,000 के आसपास नए मामले सामने आते हैं। तो हमने आईसीएमआर की वेबसाइट पर जाकर चेक किया। पता चला कि 20 सितंबर को टेस्ट ही कम हुए थे। भारत में रोजाना 10 से 11 लाख टेस्ट होते हैं, लेकिन 20 सितंबर को 7,31,534 टेस्ट हुए, मतलब 2.5 से 3 लाख सैंपल कम जांचे गए, तो मामले पकड़ में भी कम आए। भारत में टेस्टिंग ने बहुत धीमे धीमे रफ्तार पकड़ी। टेस्टिंग का आंकड़ा 10 लाख पार करते करते हांफने लगता है। 19 सितंबर को जाकर हम 12 लाख टेस्ट कर पाए, जिसे एक रिकॉर्ड बताया गया, लेकिन ये उपलब्धि अगले दिन ही धड़ाम हो गई जब 7.5 लाख से भी कम टेस्ट हुए। यहाँ एक और बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत में सारे सैंपल जांच का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब RT-PCR टेस्ट, इससे नहीं जांचे जाते। 11 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में कुरैन शरीफ की एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे तकरीबन 35% सैंपल रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांचे जाते हैं। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा था कि बिहार में 80% सैंपल रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांचे जाते हैं। क्योंकि इस टेस्ट में डर होता है कि बीमारी होकर भी शायद पकड़ में ना आए, इसमें नेगेटिव पाए जाने पर RT-PCR टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। लेकिन कुरैन की रिपोर्ट बताती है कि कुछ बड़े राज्य ऐसे मामलों तक में RT-PCR टेस्ट नहीं करा रहे जिसमें मरीज में स्पष्ट लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। और इसीलिए केंद्र को राज्यों से कहना पड़ा कि आप लोग राज्य और जिले के स्तर पर 2 टीमें इस बात का ध्यान रखने के लिए बनाएं कि लक्षणों वाला कोई मरीज एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद RT-PCR से न छूट जाए। 6 महीने बीतने और 87,000 लोगों के मारे जाने के बाद भी एक ऐसी चीज को लेकर आदेश निकालना पड़ा जो खुद ही होनी चाहिए थी। ये बताता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में लॉकडाउन लगाकर सतर्कता का दिखावा कर रही सरकारें असल में कितनी गंभीर हैं। यकीन नहीं आता तो आप अखबार में वो पन्ना खोलकर देखिए जिसमें जिले की लोकल खबरें छपती हैं। आपको वहां दिख जाएगा कि संक्रमण के आंकड़े असल में क्या हैं और सरकारी रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया जाता है। सरकारी रिकॉर्ड की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि संसद के रिकॉर्ड में क्या जा रहा है। राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के चलते कई लोग संक्रमित हुए। मंत्री जी ने यह भी बताया कि 233 जमात सदस्यों को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया, पर मंत्री जी ये नहीं बताए कि गिरफ्तार हो चुके लोगों के मामले जब अदालतों में गए तो वहां क्या हुआ। शायद मंत्री जी अखबार नहीं पढ़ते तो उन्हें मुंबई हाईकोर्ट की टिप्पणी और उसमें बलि का बकरा बनाने वाले जुमले का इस्तेमाल याद आ जाता। दूसरी सुर्खी मुंबई के पास स्थित भिवंडी से है। यहाँ आज सुबह 3:30 बजे के करीब एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें समाचार तैयार होने तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। इन 10 मृतकों में 8 बच्चे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर 25 लोगों को बचा लिया। तकरीबन 20 लोग मलबे में फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। NDRF की टीमें भी पहुंची। मलबे से एक बच्चे के जीवित निकलने का विजुअल दिन भर टीवी पर देखा गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गिलानी बिल्डिंग नाम की ये इमारत 1984 में बनी थी। 20 परिवार रहते थे। इन परिवारों को भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका 2 बार मकान खाली करने का नोटिस दे चुकी थी, क्योंकि इमारत को खतरनाक माना गया था। फौरी सूचना यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने हादसे से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, और असल सूचना यह है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार BMC के परचम तले 24 घंटे के नोटिस पर बिल्डिंग ध्वस्त करने की सहूलियत और क्षमता रखती है, वो इन बीमार और खतरनाक इमारतों में नागरिकों को क्यों रहने देती है, ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। अगली सुर्खी लद्दाख से है। यहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत का 6ठा दौर शुरू हो गया। शुरुआती बैठकों में कुछ सफलता हासिल हुई थी, लेकिन चौथे और 5वें दौर की बातचीत कमोबेश बेनतीजा रही थी, हम सब जानते हैं।
गलवान घाटी को छोड़कर चीन कहीं भी पूरी तरह पीछे नहीं हटा। कोर कमांडर स्तर की बातचीत में भारत की तरफ से 14वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह होते हैं और चीन की तरफ से साउथ जिंजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मेजर जनरल लिू लिन। साथ में इन दोनों की टीम में भारत ने इस बार 2 नए चेहरों को भी भेजा है। इसमें से पहले हैं सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि बनाकर भेजे गए लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन अक्टूबर में 14वीं कोर के जीओसी बनाए जाने वाले हैं, मतलब वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की जगह लेंगे, इसलिए उन्हें अभी से बातचीत का हिस्सा बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन फिलहाल सेना मुख्यालय के कंप्लेंट्स एडवाइजरी बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। वो सीधे सेनाध्यक्ष MM नरवणे को रिपोर्ट करते हैं। सेना मुख्यालय का कंप्लेंट एडवाइजरी बोर्ड सेना में शिकायतों के निवारण का काम करता है। पीजीके मेनन के साथ साथ दिल्ली से एक और अफसर को चुशूल भेजा गया चीन से बातचीत के लिए, लेकिन ये अफसर फौज की वर्दी नहीं पहनते। इनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और पूर्वी एशिया का काम देखते हैं। श्रीवास्तव भारत चीन मामलों पर काम करने के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन का हिस्सा भी रहे हैं। इन 2 नए अधिकारियों के बैठक में शामिल होने के बाद अब बातचीत का स्कोप 2 फौजी कमांडरों के बीच होने वाली बॉर्डर मीटिंग से आगे निकल गया। इस बातचीत की ठीक जानकारी बाहर आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जानकारी आएगी तो लल्लन टॉप आपको विस्तार से बताएगा कि इस दौर की बातचीत में क्या हाथ लगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।